चुनाव आयोग की नई टीम तैयार हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ 1988 बैच के केरल आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो नई टीम है उसमें सदस्य कौन कौन है। पहला नाम ज्ञानेश कुमार का है, जो कि अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं। गृह मंत्रालय और सहकारिता विभाग में उनके साथ काम कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने में ज्ञानेश कुमार ने अहम रोल निभाया था। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाते वक्त अमित शाह ने लोकसभा में जो स्पीच दी थी उसे ज्ञानेश कुमार ने ही तैयार किया था। वो उस वक्त गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में कश्मीर डेस्क की जिम्मेदारी संभालते थे। उन्हें कश्मीर मामले की पूरी जानकारी थी, इसलिए 370 को लेकर जो ड्राफ्ट बना उसे तैयार करने में अहम रोल निभाया। बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया तो इसकी सचिव ज्ञानेश कुमार ही बने। दोनों चुनाव आयुक्तों के बारे में दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं। ज्ञानेश कुमार का 370 हटाने में क्या रोल था, ये हमने आपको बता दिया, लेकिन अब जानिए कि दूसरे चुनाव आयुक्त यानी कि सुखबीर सिंह संधू का यूसीसी कानून बनाने में क्या रोल है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो चुका है। इस कानून का ड्राफ्ट संधू की ही निगरानी में तैयार किया गया था। जिस वक्त उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही थी, उस वक्त संधू राज्य के मुख्य सचिव थे। संधू उसके पहले एनएचएआई के चेयरमैन थे। इस पद से रिलीव होकर वो उत्तराखंड में मुख्य सचिव बने थे। संयोग से जिस वक्त उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई, ठीक उसी वक्त उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी चल रही थी। अब संधू मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ मिलकर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो टीम तैयार हो चुकी है और इस टीम में एक विजन तो बड़ा ही क्लियर नजर आ रहा है। ये वो नाम है, वो चेहरे हैं जिन्हें एक अनुभव है, एक अंदाजा है सरकार के बड़े बड़े फैसलों को अमल में कैसे लेकर आना है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश को 2 नए चुनाव आयुक्त मिल गए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हुई है। जिस पैनल ने नए चुनाव आयुक्त पर मुहर लगाई उसमें प्रधानमंत्री मोदी और एक कैबिनेट मंत्री के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी थे। अधीर रंजन चौधरी ने पहले तो इस रेस में शामिल सभी उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी। अधीर रंजन ने कानून मंत्रालय को एक खत भी लिखा, सभी उम्मीदवारों के बारे में डॉसियर देने के लिए कहा। फिर अधीर रंजन जब आज बैठक के लिए पहुंचे तो शिकायतों का बड़ा सा पुलिंदा लेकर पहुंचे। कहा कि मुझे बैठक में भी सभी 6 उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दी गई। अधीर रंजन ने यह भी कहा कि वही हुआ जो सरकार चाहती थी। मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की, 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब की दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को उनके बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करें। तो मैंने देखा 212 क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर मतलब 2 मंत्री और मैं एक विपक्ष, मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं ये ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। अधीर रंजन चौधरी दरअसल ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि उनके कहने या न कहने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, उनके डिफेंस का भी हश्र क्या होगा वो ये पहले से जानते थे। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हम नामों पर पहले बात कर लेते हैं। जिन 2 नामों का चयन किया गया, जो नई टीम तैयार की गई, उसके पीछे विजन क्या था, सोच क्या थी?
ये निश्चित तौर पे काबिल अधिकारी के तौर पर ही उन दोनों के नामों का चयन किया गया है। हाँ, उन काबिल अधिकारियों ने उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो चीज़ ज़रूर दिलचस्प है कि वो किस किस महत्वपूर्ण काम से वो जुड़े रहे हैं, लेकिन जो उनका चयन हुआ है समझा जा सकता है कि जो पीछे जो उनकी लिगेसी है एज ए ब्यूरोक्रेट उसके आधार पर हुआ है। जैसे पहले ज्ञानेश कुमार की बात कर ली, जो दिलचस्पी वाली बात हम लोग कह रहे हैं कि जब कश्मीर में के डेस्क पे वो थे होम मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे, तो होम मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे वो कश्मीर डेस्क के इंचार्ज थे। और जब धारा 370 हटाया जा रहा था मीनाक्षी, तब पार्लियामेंट में जब गृहमंत्री अमित शाह एक दिन पहले तक देर रात तक जो बैठकें करते थे उनमें 3 से 4 लोग ही वहाँ पे आते थे, उनको हेड करते थे ज्ञानेश कुमार गृहमंत्री अमित शाह के सामने जाकर, और एक एक बारीकी पे वो लगातार बातचीत कर रहे थे। तो जो जिन 4-5 लोगों को ये पता था कि धारा 370 हटाया जा रहा है, उनमें से एक ज्ञानेश कुमार थे। और अधिकारी के तौर पे आप समझ सकती हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी कि एक एक छोटी छोटी बारीकी, एक एक पहलू को लेकर वो बातचीत कर रहे थे। और उस लिहाज से ये चयन समझा जा सकता है कि कितना दिलचस्प रहा कि ऐसे समय में जब सत्ताधारी पार्टी जो है वो ये टारगेट रख रही है कि 370 का, तो जिस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के तौर पर जिस एक नाम का चयन किया गया, वो जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तो उसके एक मुख्य नौकरशाह के तौर पे उनका भी योगदान रहा था। हालांकि उसके अलावा आप देखें तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हो रहे हैं, इसके अलावा सहकारिता मंत्रालय में वो सेक्रेटरी रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा था कि जब उनका रिटायरमेंट हुआ था सहकारिता मंत्रालय में, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए शायद उनको कोई एक्सटेंशन दिया जाए, लेकिन जब नहीं हुआ ऐसा तो हैरानी हो रही थी कि अगर इतने भरोसेमंद और काबिल ऑफिसर हैं तो कैसे ये नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार उनको चुनाव आयोग के लिए काबिल समझा गया। और उनके अपने अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ऐसा लगता है कि उनके ख़ानदान में, उनके परिवार में, इनफैक्ट कहें खानदान नहीं, उनके परिवार में सारे ब्यूरोक्रेट भरे हुए हैं। उनके भाई, उनके बहन, बहनोई, उनकी बड़ी बेटी, उनके बड़े दामाद, उनकी छोटी बेटी, उनके छोटे दामाद, ये सारे ब्यूरोक्रेट हैं। और दिलचस्प ये है कि उनके जो छोटे वाले दामाद हैं अक्षय लबरू, वो अभी कश्मीर में ही पोस्टेड हैं, बडगाम के डीसी हैं। बहुत काबिल ऑफिसर के तौर पे उनकी पहचान होती है और अच्छे ऑफिसर के तौर पे वो जाने जाते हैं। इससे पहले वहाँ पे एलजी की टीम में भी वो थे। तो कुल मिलाकर एक अच्छे नौकरशाह के तौर पे ज्ञानेश कुमार लगातार अपनी छवि छोड़ चुके हैं और उस लिहाज से उनके बारे में फैसला किया गया। दूसरा नाम जो है संधू का, वो दिलचस्प इस रूप में रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि उत्तराखंड का जो मॉडल था, वो बेसिकली देश के मॉडल के तौर पे उसे तैयार किया गया। और समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी एक अधिकारी के तौर पे संधू के ऊपर रही होगी कि उस मॉडल को आप तैयार करें जो कि देश के सभी राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन सके यूसीसी का। मीनाक्षी, देवेंद्र, फिर जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि मुझे तो पहले से पता था वही होगा जो सरकार करने जा रही है, तो जिन 2 नामों का चयन किया गया, ये केवल एक संयोग कहा जाएगा या फिर ये बहुत सोच समझ कर लिया हुआ फैसला कहा जाएगा? देखिए, ये तो आप आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के पहले रिजर्वेशन के बारे में बात कर लें तो ऐसा नहीं है कि किसी अज्ञात व्यक्ति को यहाँ पर इस भूमिका के लिए लेकर आया गया। ये सारे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाले ब्यूरोक्रेट हैं और हर एक लेवल पे हम सभी जानते हैं कि इन लोगों की जो पोस्टिंग होती है तो लगातार 360 होते रहता है इन लोगों का। 360 का मतलब ये ब्यूरोक्रेटिक टर्म है कि हर एक बड़ी पोस्टिंग से पहले आपकी पूरी जांच कराई जाती है। वो सिस्टम, भारत सरकार का सिस्टम ऐसा है और ये हमेशा से ऐसा रहा है। तो उस टेबल पर जो नाम आते हैं उस नाम के बारे में आपको कितना जानना है और क्या जानना है, वो तो ऑलरेडी एक काबिल अधिकारी हैं। भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय में अगर वो सचिव रह चुके हैं, भारत के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में अगर वो सचिव रह चुके हैं, सहकारिता मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं, गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे काम कर चुके हैं, तो ये कैसे संभव है कि अधीर रंजन चौधरी जो कि सांसद हैं उनको ये जानकारी ना हो, उनको ये पता ना हो। दूसरी चीज़, अगर संधू की ही बात कर लें तो NHI में वो वहाँ पे NHI को हेड करते थे, उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी। तो ये सारे वैसे नाम हैं जो कि ऑलरेडी पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर के चर्चित नाम हैं। अब इसमें ऐसा क्या पता करना है और आपके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि आप पता कर सकते हैं 24 घंटे या 48 घंटे, मान लीजिए 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही उनको दे दिया जाए, आपको ऐसा क्या जानना पड़ सकता है जो कि सिस्टम ने जिसकी स्कैनिंग ना की हो और आप स्कैनिंग कर सकते हैं। उसमें मुख्यतः ही आप समझ सकती हैं कि पॉलिटिकल लाइन पे एक मैसेज देना था, वो पॉलिटिकल लाइन पे ही अधीर रंजन चौधरी ने वो मैसेज दिया है। जी, मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका।